साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम सतीश बौद्ध है। आप सभी के बीच में अपनी राय रखने के लिए उपस्थित हूँ। अभी कल ही की बात है। एक तो गड़बड़ ये है कि ये जो न्यूज़ चैनल वाले हैं, इन लोगों ने व्यवस्था बड़ी उल्टी पुल्टी कर रखी है। लेकिन जब इनके नेतृत्वकर्ता कोई बात कहते हैं तो उसे बड़े ही अच्छे ढंग से पेश करते हैं। तो कल संसद के पटल पर लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही। माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एमएसपी जैसा है वैसा ही रहेगा, एमएसपी में कोई बदलाव नहीं होगा, हम एमएसपी चेंज नहीं करेंगे, लिहाजा किसानों को डरने की आवश्यकता नहीं है। एमएसपी ऐसा कैसे रहेगा? मैं कई बार सोचता हूं कि ये आदमी कितना सफाई से लोगों को बेवकूफ बनाता है यार। मतलब हाउ इंटेलिजेंटली ही मेक्स फूल ऑफ द पीपल। कितना बेहतरीन ढंग से शब्दों का इस्तेमाल करते हुए लोगों को चकरघिन्नी बना देता है। लोग ये नहीं पहचान पाते हैं कि व्यक्ति हमारे पक्ष में बात कर रहा है या व्यक्ति हमारे विपक्ष में बात कर रहा है। यह व्यक्ति हमारे भले की बात कर रहा है या हमें बर्बाद करना चाहता है। जैसे ये शब्द आया कि एमएसपी ऐसी की ऐसी रहेगी, लिहाजा किसान ना डरें, एमएसपी में कोई बदलाव होने वाला नहीं है। बहुत सारे किसान तो ये सोचेंगे यार कितनी अच्छी बात कही है प्रधानमंत्री जी ने। लेकिन ध्यान देना, मैं थोड़ा सा अपना रुख यह प्रकट करना चाहता हूं। अब जो बिल आया है, ये बिल क्या कह रहा है, पहले इसे समझे तो हमें पता चल जाएगा प्रधानमंत्री ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर रहा है। बिल ये कह रहा है कि जो किसान है, किसान अपनी प्रोड्यूस यानी कि अपने द्वारा किया गया उत्पादन, चाहे वो गेहूं हो, धान हो, दलहन हो, तिलहन हो, कपास हो, फल हो, सब्जियां हो, तो ये जो उसकी प्रोड्यूस है, ये जो उसका उत्पादन है, ये चाहे तो मंडी में बेचे और चाहे मंडी के बाहर बेचे। अब ध्यान देना, यहां पे एक कैच है। मंडी मतलब एपीएमसी जो होता है। जब मंडी में माल बेचेगा किसान, जो ये जो नया कानून कह रहा है, जब मंडी में किसान बेचेगा माल किसान, तो उसे 18% का टैक्स देना पड़ेगा। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन 18% की है, अब ये बाकी चेंज करें क्या करें, ये इट इज अप टू देम, लेकिन हमें टैक्स देना पड़ेगा। मंडी में टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर किसान मंडी के बाहर बेचता है तो वहां किसान को टैक्स देना नहीं पड़ेगा। मंडी के अंदर बेचता है तो एमएसपी लागू होगी। अगर मंडी के बाहर बेचता है तो एमएसपी लागू नहीं होगी। ठीक, अब इसकी कैच समझो। जब टैक्स मंडी में देना पड़ेगा तो अधिकांश किसान ये सोचेगा कि मंडी में बेचने के बजाय मंडी के बाहर बेचा जाए, काहे को टैक्स देना। तो ऐसे में मंडियों का जो अस्तित्व है वो खतरे में आ जाएगा। अब जैसे ही मंडियों का अस्तित्व खतरे में आएगा तो प्राइवेट प्लेयर जो है वो मजबूत हो जाएंगे। जैसे ही प्राइवेट प्लेयर मजबूत हो जाएंगे तो वो एक अपनी लॉबी बना लेंगे। फिर किसान से अपनी मर्जी से अपनी कीमत पर उसकी फसलों को खरीदेंगे। वहां किसान फंस के रह जाएगा। जब ये प्राइवेट प्लेयर को एंट्री दे रहे हैं तो प्राइवेट प्लेयर का जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए वो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी अभी इस बिल में नहीं है। अभी नहीं है। अभी ये बिल कह रहा है कि आपके पास जो खरीदार है ना, उसके पास केवल पैन कार्ड हो, केवल पैन कार्ड के आधार पर ही वो जो है खरीद फरोख्त कर लेगा। उसकी कोई डिटेल अवेलेबल नहीं है, केवल पैन कार्ड के आधार पर जाएगा। पैन कार्ड ऐसा होता है जिसमें एड्रेस तक नहीं होता। तो ऐसे में किसान के सामने कई खतरे खड़े हो जाएंगे। क्या भविष्य में किसान को उसकी लागत के ऊपर सही प्रॉफिट मिलने की संभावना है? नहीं। दूसरा,
कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा उससे माल खरीद लेगा केवल पैन कार्ड के आधार पे, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा, तो वहां किसान फंस के रह जाएगा। और दूसरी तरफ मंडियां खत्म हो चुकी होंगी, तो किसान तो मारा गया। अब ये बताओ, जब ये प्राइवेट प्लेयर को मजबूत कर रहे हैं तो एमएसपी रहे या एमएसपी ना रहे, इसका फर्क किसको पड़ रहा है? किसान तो बर्बाद हो गया ना, क्योंकि मंडियां तो खत्म हो जाएगी और एमएसपी लागू होती है मंडी में, प्राइवेट प्लेयर पे तो एमएसपी लागू ही नहीं हो रही। या तो ऐसा करो कि जो एमएसपी आप मंडियों में दे रहे हो वही एमएसपी प्राइवेट प्लेयर पे भी लागू होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा कर भी दिया तो फिर भी खतरा कम नहीं हुआ, टला नहीं है, खतरा बदस्तूर जारी है। तो आप सोचिए, ये आदमी लोकसभा के पटल पर आकर के कहता है कि एमएसपी में कोई बदलाव नहीं होगा, जैसा एमएसपी वैसा चलता रहेगा, एमएसपी हम खत्म नहीं करेंगे, तो लिहाजा आप जो है घबराए ना, डरे ना। अरे तुमने प्राइवेट प्लेयर वहां पे खड़ा कर दिया, वहां पर जो है एरा गैरा नत्थु कैरा कोई भी आके खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा, और फिर जो मामला फंसेगा, सपोज करो मैं किसान के पास गया, किसान से मैंने कहा कि ये वाली जो फसल है, ये इस बार की फसल का अनुबंध मेरे साथ कर लो और ये लो एडवांस पैसे, आप ये वाली फसल उगाओ और इस फसल की ये वाली क्वालिटी मुझे चाहिए। एक फार्म भरवा दिया, उस फार्म में वो जो नीचे टर्म्स और कंडीशंस लिखी होंगी ना, वो बड़े बारीक बारीक अक्षरों में लिखी होंगी जो किसान को समझ में भी नहीं आएंगी। फिर उस समय क्या होगा, अगर जरा भी क्वालिटी में फर्क रहा, क्वालिटी में फर्क आ सकता है, क्यों आ सकता है भाई, खेत में जो है बीमारी लग सकती है, कीड़े लग सकते हैं, खरपतवार आ सकती है, कई बार ज़्यादा बारिश हो सकती है, कई बार सूखा पड़ सकता है, कई बार सिंचाई की व्यवस्था अच्छी नहीं होती, कई बार यूरिया ज़्यादा डल जाता है, डीएपी ज़्यादा जल जाता है या कम हो जाता है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत 19-20 फर्क आएगा। जब फर्क आएगा तो ऐसा भी तो हो सकता है प्राइवेट प्लेयर कहेगा यार तुमने जो प्रोडक्ट बनाया है ना वो मेरी क्वालिटी के स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, तो लिहाजा मैं इसको नहीं खरीदूंगा। अब क्या होगा, अनुबंध में मामला फंसेगा, मामला फंसेगा तो फिर जो है कानूनी कार्रवाई होगी। अब दोनों के दोनों जाने की व्यवस्था है एसडीएम के पास। एसडीएम के पास क्यों जाए भाई, एसडीएम तो बिका हुआ है, एसडीएम के मुंह पे गुलाबी नोट मारेगा प्राइवेट प्लेयर और जो है अपने पक्ष में न्याय ले लेगा। तो ये बताओ इसमें एमएसपी का रोल कहां है? अगर एमएसपी की फिर भी बात करते हो तो भारत में बामुश्किल 6% किसान हैं जो लोग एमएसपी से प्रभावित होते हैं। बाकी का क्या, आपको जानकर हैरानी होगी 60% से ज्यादा किसान तो ऐसा है जो भूमिहीन है, जिसके पास भूमि है ही नहीं। उसके बारे में कौन सोचेगा, उसके बारे में कौन सोचेगा? तो समस्या यह आ रही है कि ये जो वर्तमान सरकार है ना, ये केवल और केवल उद्योगपतियों और उद्योग घरानों के पक्ष में निर्णय ले रही है, ताकि पूरा का पूरा देश और उसके खाद्य पदार्थ और उनसे जुड़ी हुई कीमतें इन औद्योगिक घरानों की जेब में आ जाए। वो जब चाहे जिस रेट पे चाहे आपको माल बेचेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, अभी सरसों का तेल है, सरसों का तेल अब से 1 साल पहले क्या रेट था और आज क्या रेट है, उठा के देख लो, आपको पता चल जाएगा कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। मुझे अच्छे से याद है, तिल का तेल मैंने जो है 80-85 रुपए खरीदा था 6 महीने पहले, 90 रुपए ज्यादा ज्यादा। आज की डेट में 130 रुपए का वो हो रहा है तिल का तेल, और यकीन जानिए सरसों का तेल। और एक अजीब सी बात ये हो रही है कि कोई कितनी भी कीमत मांग रहा है, जो प्रोडक्ट आ रहा है ना, प्रोडक्ट पे लिख देते 200 रुपए का तेल। अब उसे चाहे 180 में बेचें, चाहे 150 में बेचें, चाहे 160 में बेचें, मतलब जैसा ग्राहक फंस गया वैसी कीमत ले रहे हैं लोग। तो वेयर इज द कंट्रोल? और ऊपर से जब ये प्राइवेट प्लेयर आ जाएंगे तो अंधी काटेंगे, अंधी। मेज मक्का होती है, उसे कॉर्न कहने लगे, छोटे छोटे पैकेट में पैक करके मक्का को बेचते हैं, उसे उबाल के लोग खा लेते हैं ताकि उसमें जो फाइबर होता है फाइबर मिले। आपको याद कैसे बताऊं मैं, मंडी में जाके खरीदना, आपको पता चलेगा इतनी सी मक्का 20 रुपए का पैकेट है, वो इतनी सी मक्का का पैकेट 20 रुपए का है। अब 20 रुपए आपको मतलब वो बामुश्किल 50 ग्राम भी नहीं होंगे, तो पैकेट में आती उसकी कीमत बढ़ गई। तो आप याद रखिएगा, जब आपके घरों में इस तरह के खाद्य पदार्थ पैकेट में होकर आने लगेंगे, आपको बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो किसान जो बैठा हुआ है केवल अपने लिए नहीं बैठा हुआ है, किसान जो है पूरे भारत में रहने वाले भारतीयों के लिए बैठा हुआ है। और लेकिन ये आदमी को चुन करके, याद रखना भारतवासियों, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। ये आदमी आपको उस डगर पे लेके आके मारेगा जिस डगर से वापस आना भी मुश्किल हो जाएगा आपका। तो मुझे अच्छा लगता अगर इन 3 कृषि कानूनों को लाने के बजाय
किसानों की मदद की जाती कि जो इंसेक्टिसाइड है उसकी प्राइस, उसकी जो कीमत है वो घटाई जाए, जो खरपतवार नाशक है उसकी कीमत को घटाया जाए, जो है वीडीसाइड है या फिर बीमारी की दवाइयाँ हैं वो दवाइयों की कीमत घटाई जाती, यूरिया और डीएपी की कीमत घटाई जाती है, सिंचाई में आने वाली लागत को कंट्रोल किया जाता ताकि किसान की लागत कम आती और फसल बेहतर हो सकती थी। बड़ा अच्छा लगता जब ये बिल लेकर के आते कि किसानों की ट्रेनिंग होगी और वैज्ञानिक आएंगे और विभिन्न फसलों के बारे में जानकारी देंगे, सॉइल की टेस्टिंग के लिए विशेष जानकारी देंगे, कौन सी फसल के लिए किस तरह की सॉइल होनी चाहिए और किस सॉइल में किस तरह की नमी होनी चाहिए। तो उसके संबंध में अगर ये जानकारी देते, किसानों को एम्पावर करते तो ज़्यादा अच्छा हो सकता था, पर ये हो ना सका और अभी आलम है कि तू नहीं तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं और गुजर रही है जिंदगी इस तरह, इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं और बस यूं ही रह जाऊंगा कभी खो के मेरी हम नफस, तू मुझे जवाब दे या न दे, बस कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। खैर, मन में बहुत सारे उद्गार आते हैं, बहुत सारी बात कहने का मन होता है, परंतु समय की अपनी सीमा होती है। मैं आपसे उनसे निवेदन करता हूँ कि इस आदमी की जब भी बात सुने तो ध्यान से सुने कि बहुत चालाक आदमी है, आपको मूर्ख बना रहा है। किसान भाइयों, आप डटे रहो, हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।